नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। दोस्तों, अगर आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या कोई और दूसरा यूपीआई मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो अंत तक जरूर देख लें। अगर आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट गई तो बाद में ये मत कहना कि बताया नहीं। दोस्तों, 6 फरवरी मंगलवार की रात को भारत भर के कई यूपीआई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर यूपीआई सर्विस ना मिलने की शिकायत की क्योंकि उनके पेमेंट्स प्रोसेस नहीं हो पा रहे थे, जिसके बाद चारों तरफ हड़कंप मच चुका है। ये समस्याएं फोन पे, गूगल पे और भीम जैसे सभी लोकप्रिय यूपीआई ऐप्स का इस्तेमाल करने वाले कस्टमर्स को आई। बड़े बड़े बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, कोटक बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट रखने वाले कस्टमर्स ने ट्रांजैक्शन में समस्याओं की रिपोर्ट की। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अलग अलग बैंकों के द्वारा इस मामले पर रिप्लाई दिया गया है। इसके अलावा आप स्क्रीन पर यह भी देख सकते हैं कि सोशल मीडिया यूजर्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस मामले को किस तरह रिपोर्ट किया। कई लोगों ने यूपीआई की इस गड़बड़ी को चल रही पेटीएम की समस्याओं से जोड़ा। हालांकि बैंकर्स ने कहा कि डाउन टाइम का पेटीएम द्वारा सामना की जा रही रेगुलेटरी समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है। बाद में एनपीसीआई ने खुद ट्विटर पर बयान जारी कर दिया। एनपीसीआई की तरफ से कहा गया कि यूपीआई कनेक्टिविटी में आई परेशानी के लिए खेद है क्योंकि कुछ बैंकों में कुछ आंतरिक तकनीकी समस्याएं हैं। एनपीसीआई के सिस्टम ठीक काम कर रहे हैं और हम इन बैंकों के साथ मिलकर जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। इस समस्या के पीछे बाद में पता चला कि कुछ बैंकों का सर्वर डाउन चल रहा था। एचडीएफसी बैंक ने भी माना कि इस पूरे चक्कर में उनके कस्टमर्स को भी दिक्कत हुई। कुछ कस्टमर्स के रिस्पॉन्स पर एचडीएफसी बैंक ने कहा कि यूपीआई में कुछ मुश्किलें आई थी जो कि बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा लगती हैं, लेकिन फिर भी वो जल्दी से ऑपरेशन में वापस आ गए। डाउन डिटेक्टर ने भी इस रिपोर्ट को पक्का किया कि यूपीआई सर्विस ठप हो गई थी। डाउन डिटेक्टर एक वेबसाइट है जो अलग अलग सर्विसेज जैसे कि इंटरनेट सर्विसेज, बैंकिंग, सोशल मीडिया और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में डाउन होने या तकनीकी समस्या का पता लगाती है। यूजर्स इस पर रिपोर्ट कर सकते हैं अगर वो किसी सर्विस के साथ समस्या का सामना कर रहे हो, और डाउन डिटेक्टर उस डाटा को इकट्ठा करके ये दिखाता है कि कितने लोगों को उसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इससे ये पता चलता है कि कोई भी सर्विस उस वक्त डाउन है या नहीं। वैसे तो भारत का यूपीआई रोज नए नए रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है और पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। जनवरी 2024 में यूपीआई ट्रांजैक्शन ने सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। एनपीसीआई ने बताया कि देश में यूपीआई ट्रांजैक्शन ने जनवरी 2024 में नया रिकॉर्ड बनाया। यूपीआई ट्रांजैक्शंस ने जनवरी 2024 में 18.41 ट्रिलियन रुपए का नया रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि जनवरी में 18.41 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए गए, जो कि पिछले रिकॉर्ड 18.23 लाख करोड़ जो कि दिसंबर 2023 में था, उससे लगभग 1% ज्यादा है। वहीं एनपीसीआई के मुताबिक ट्रांजैक्शंस का वैल्यू साल दर साल 42% ज्यादा थी। यूपीआई नेटवर्क पर ट्रांजैक्शन की संख्या जनवरी महीने में 1202 करोड़ रही। 2022 के मुकाबले 2023 में भारत के अंदर लगभग 182 लाख करोड़ रुपए का लेन देन यूपीआई के माध्यम से हुआ, जो कि 54% ज्यादा है। यूपीआई ने सच में हमारी जिंदगी आसान बना दी है। चाहे मॉल में शॉपिंग करनी हो या पेट्रोल पंप पर गाड़ी में फ्यूल भरवाना हो, बस कुछ स्टेप्स और पेमेंट ऑनलाइन हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे यूपीआई पेमेंट्स पर निर्भरता बढ़ रही है, कई लोग कैश लेकर चलना ही भूल गए हैं, और जब यूपीआई फेल हो जाता है या अटक जाता है तो अक्सर शर्मिंदगी भरी सिचुएशन में फंस जाते हैं। जैसे कई लोगों ने देखा होगा कि ऑटो ड्राइवर को पेमेंट करने की कोशिश की, लेकिन यूपीआई पेमेंट अटक गया या फेल हो गया। हम बस इंतजार करते रह जाते हैं और दुआ करते हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पूरा हो जाए, या फिर किसी दोस्त को कॉल करके ऑटो ड्राइवर के नंबर पर पेमेंट करने को कहते हैं। लेकिन यूपीआई पेमेंट्स क्यों अटक जाते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस में पेमेंट फेल्योर की ओर ले जा सकते हैं। जैसे गलत यूपीआई आईडी डाल दी, रिसीवर या एड्रेस सही नहीं है, बैंक सर्वर डाउन है, पिन गलत डाल दिया, या फिर आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा। हालांकि एनपीसीआई धीरे धीरे सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। जैसा कि हमने आपको बताया, स्लो बैंक सर्वर्स और नेटवर्क इश्यूज यूपीआई पेमेंट फेल्योर्स के सबसे बड़े कारणों में से एक है। इसलिए यूजर्स की मदद के लिए एनपीसीआई ने पिछले साल यूपीआई लाइट लॉन्च किया। यूपीआई लाइट का इस्तेमाल करके आप 500 रुपए तक के इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई लाइट यूजर्स दिन में 2 बार अधिकतम 2000 रुपए तक भेज सकते हैं, जिसकी कुल दैनिक उपयोगिता 4000 तक होती है। बिना यूपीआई पिन जोड़े
और बैंक सर्वर्स पर निर्भरता के यूपीआई लाइट बड़े आराम से काम करता है। आइए यूपीआई से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल जवाब करते हैं। इस दौरान आपको कई इंपॉर्टेंट जानकारियां पता चलेगी। कृपया मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। सवाल, अब तक कितने देशों में लागू हुआ यूपीआई? जवाब, यूपीआई को सबसे पहले भूटान और नेपाल में लागू किया गया था, जिसके बाद सिंगापुर, यूके, ओमान, जापान, मलेशिया, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप और यूएई ने भी यूपीआई को मान्यता दे दी है। यूपीआई की लोकप्रियता विश्व में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब 11वें देश के रूप में फ्रांस ने यूपीआई को अपने देश के अंदर लागू कर दिया है। आईफिल टावर में इसकी शुरुआत की गई। भारत अपने यूपीआई के लिए 30 से अधिक देशों के साथ बातचीत कर रहा है। दूसरा सवाल, क्या चीन के पास यूपीआई का प्रतिद्वंदी है? जवाब, ग्लोबल पेमेंट सिस्टम को संभालने वाले देशों में अमेरिका और चीन के अलावा भारत दुनिया का तीसरा देश है जो अपने यूपीआई को दुनिया भर में फैलाने की कोशिश कर रहा है। चीन अपने पेमेंट एप्स के साथ यूनियन पे और सिप्स यानी कि क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम जैसे कार्ड नेटवर्क को बढ़ावा दे रहा है। तीसरा सवाल, आखिर अमेरिका कैसे करेगा यूपीआई का सामना? जवाब, अमेरिका की बात करें तो आम लोगों के द्वारा उसके वीजा और मास्टर कार्ड लगभग पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। फिलहाल अमेरिका में यूपीआई जैसी भुगतान प्रणाली नहीं है। हालांकि अमेरिका में कई ऐसी भुगतान प्रणालियां हैं जो बैंक खातों के बीच तेज और सुविधाजनक फंड ट्रांसफर की पेशकश करती हैं, जिनमें जेली, वेनमो, कैश ऐप, एप्पल पे और गूगल पे शामिल है। इसके अलावा फेडनाउ रिजर्व भी अमेरिका का एक पेमेंट सिस्टम है। फेडनाउ भारत के यूपीआई की तरह ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा विकसित की जा रही एक नई सेवा है, जिसका उद्देश्य रियल टाइम पेमेंट और सेटलमेंट सेवाओं को प्रदान करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा और नाइजीरिया के दौरे पर कहा था कि भारत में सिर्फ एक महीने में इतने कैशलेस ट्रांजैक्शन हुए हैं जितने अमेरिका 3 साल में करता है। इस अचीवमेंट में यूपीआई ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। चौथा सवाल, क्या यूपीआई स्विफ्ट और अमेरिकी प्रतिबंधों से स्वतंत्र है? जवाब, इस वक्त अमेरिका के पास स्विफ्ट सिस्टम भी मौजूद है जो इंटरनेशनल कंट्रीज के बीच भारी भरकम अमाउंट वाले बैंक पेमेंट का बड़ा माध्यम है। अक्सर अमेरिका किसी भी देश को कमजोर करने के लिए आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है, जिसका बड़ा उदाहरण हमारे सामने रूस है। अमेरिका ने रूस के लिए स्विफ्ट सिस्टम बंद कर दिया था, जिसके बाद रूस डॉलर में ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहा है। हालांकि अमेरिका के स्विफ्ट सिस्टम यूपीआई पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते, ना ही वो इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप कर सकते हैं, क्योंकि इस पर उनका कोई अधिकार नहीं। इसे सीधे तौर पर एनपीसीआई या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया है। एक बात नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है कि यूपीआई का इस्तेमाल आम लोगों के द्वारा किया जाता है। इसमें एक दिन में मनी ट्रांसफर करने की लिमिट भी बहुत कम है, जबकि स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल आम लोगों के साथ साथ बड़े बड़े बिजनेस, अलग अलग देशों के बैंक और इंटरनेशनल कंट्रीज ट्रेड करते हैं, जहां पलक झपकते ही मिलियन और बिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन होता है। पांचवां सवाल, भारतीय रुपए को मजबूत करने में यूपीआई की भूमिका क्या है? जवाब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक दुनिया भर के 64 देश भारत के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इसमें जर्मनी, इजराइल जैसे बड़े देश शामिल हैं। रूस और श्रीलंका के साथ साथ 4 अन्य अफ्रीकी देश इसके लिए मंजूरी दे चुके हैं। इसके अलावा 17 देश ऐसे हैं जहां भारत ने वोस्ट्रो खाते खोले हैं। अगर इन सभी देशों में यूपीआई लागू हो जाता है तो इससे रुपए को वैश्विक स्तर पर मजबूती मिलेगी। कई ऐसे देश हैं जहां एनआरआई रहते हैं और जहां भारतीय घूमने के लिए जाते हैं और काफी खर्चा करते हैं। वहां अगर यूपीआई काम करने लगा तो ऐसे में रुपए का महत्व भी बढ़ने लगेगा। दोस्तों, अब आप नीचे कमेंट में बताएं कि आप यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए कौन से पेमेंट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या कोई और। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।